जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। उपेंद्र नाथ रैना बहुमुखी सर्जक व्यक्तित्व, बहुत सृजन किया है हमारे रैना साहब ने, और मैं कब से देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, सोशल मीडिया पर इनके प्रोग्राम्स में देखता हूँ, मैं खुद भी उसमें एक बार आया था। जिस तल्लीनता से ये लोग ये सर्जन कर रहे हैं, ये बहुत बड़े सर्जक हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये पुस्तक है जो आप हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, आप सबके कर कमलों से इसका आज विमोचन होगा। कविता का शीर्षक है मां। मां, हम घर छोड़ आए हैं, आज कहां हैं, किस पथ पर, जनपथ पर या राजपथ पर। मां, घर छोड़ते वक्त तुम भूल आई थोड़ी सी आग, शायद बुझी नहीं होगी अभी। क्या इसीलिए हम जीवित हैं। मां, घर छोड़ते वक्त हम अपनी नदी भूल आए वहां, घर छोड़ते वक्त हम अपनी नदी भूल आए वहां। अब कैसे बह रही होगी, कैसे हमारा विरह सह रही होगी। मां, मुझे वो नदी बहुत याद आ रही है। जब भी लौट जाएंगे हम घर अपना, क्या नदी सूख गई होगी, क्या नदी सूख गई होगी। मैं अपनी आंसुओं की धारा से सूखने नहीं दूंगा नदी को, मैं अपने आंसुओं की धारा से सूखने नहीं दूंगा नदी को। मां, तुम जीवित रहना, अपने भीतर नदी को निरंतर जीवित रखना। मां, नदी को अभी युगों युगों तक जीवित बहते हुए देखना है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की कविताओं का पाठ करना और अपनी भावनाओं को समेट कर रखना। बहरहाल, और मैं अब ये जो पुस्तक है उपेंद्र नाथ रैना बहुमुखी सर्जक व्यक्तित्व, इसके संपादक प्रतिष्ठित साहित्यकार और मीडिया कर्मी डॉक्टर किशोर सिन्हा से निवेदन करता हूं कृपया वो आए, और चूंकि इस पुस्तक के संपादक हैं तो दो शब्द जरूर कहें।
डॉक्टर रैना से मेरी भेंट जब भी हुई आकाशवाणी में, चूँकि मैं रहा और जब कभी दिल्ली आया, महानिदेशालय आया, तो वहाँ मुलाकात होती रही। चलते हुए मेरे लेख में ये ज़िक्र है, रैना साहब ने कितनी सक्रियता से अपनी भूमिका में परिवर्तन भी किया, बदलाव भी किया, और उसके बाद जो उनकी सक्रियता बढ़ी, एक दूसरे तरह से बढ़ी, और उसका मैं एक बहुत प्रत्यक्ष और कहना चाहिए कि उनके समानांतर चलते हुए मैंने कुछ उसमें से कुछ स्फुलिंग पकड़ने का कार्य किया है। मेरे प्रेरणा व्यक्तित्व रहे हैं डॉक्टर रैना। और लेकिन जब इन्होंने वो मंच शुरू किया तो वहाँ सुन के मुझे आभास हुआ कि इनकी कविताओं में क्या है। जब माँ कहती है कि बेटा हम घर कब जाएंगे, तो बेटा हम घर कब जाएंगे, ये सवाल शायद तब भी अनुत्तरित था और आज भी अनुत्तरित है, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि बेटा हम घर कब जाएंगे। लेकिन ये एक माँ का सवाल नहीं है, एक वो उन तमाम माँओं का, असंख्य माँओं का सवाल है कि जिनके भीतर जिस कविता का इन्होंने कहा कि वो आग क्या अभी जल रही होगी, तो वो आग जो जल रही है वो आंसू नहीं है, वो एक तरह से अग्निपिंड है जो आंखों से हो करके बहते हैं। तो ये रैना जी की कविताओं की तासीर है। और जब इनकी कविताओं में मैं थोड़ा गहराई से मैंने डूबा तो मैंने देखा कि उन कविताओं में एक समय और काल से परे वो रचनाएं हैं। हो सकता है वो रचनाएं आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे की रचनाएं हों, उस समय लिखी गई हों, लेकिन आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। और उन कविताओं में जब हम डूबते हैं तो पाते हैं कि एक रचनाकार की जड़ अगर उसकी ज़मीन से जुड़ी हुई है, ज़मीन में गहराई से अगर वो है, तो निश्चित तौर पर उसकी जड़ उनकी रचनाओं को दूर तक और कालजयी बनाती है। तो मैंने कहा कि रैना साहब के सामने प्रस्ताव रखा कि मेरी ये योजना है, अगर आप थोड़ी सक्रियता दिखाएं तो मैं, तो इन्होंने पहले तो ये टाल गए। उन्होंने कहा अच्छा देखा जाएगा। जैसे कि इनकी आदत है, अपने बारे में बहुत कम बातें करते हैं। के संपादन और आज के दौर के संपादन में बहुत फ़र्क, अंतर आ गया है डिजिटली और कहना चाहिए कि तकनीकी तौर पर भी। लेकिन मैं थोड़ा सा तकनीक के तौर पर भी जुड़ा रहा हूँ आज के समय से, कोशिश की है कि साथ चलूँ, पीछे ना रह जाऊँ कहीं। तो भरोसा रैना साहब ने दिया मुझको, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि नहीं, करना आप ही को है, चाहे आप जैसे करें। तो फिर आलेख मंगवाई गई। फिर जो कुछ मुझसे बन पड़ा, अगर उसमें कुछ कमी रह गई तो ये पूरी तरह से मेरी कमी आप माने। रचनाओं की जो शक्ति है वो इस पुस्तक के अंदर मिलेगी आपको। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ रैना साहब को इस पुस्तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूपेंद्र तिक्को, सुपरिचित कवि और अनुवादक। श्री भूपेंद्र तिक्को ने डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना की इन कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ, खास तौर पे डॉक्टर रैना साहब का, कि उन्होंने मुझे एक तो अवसर दिया अपनी कविताओं को ट्रांसलिटरेट करने का, भाव अनुवाद करने का, और दूसरा उस अवसर के साथ उन्होंने मुझ में जो विश्वास, जो फेथ दिखाई, उसके कारण ही मैं कर पाया ये काम। यहाँ पे ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि जिनकी बात हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, डॉक्टर रैना साहब की, आप सब लोग जानते हैं इनकी लीगेसी है। जो यहाँ हमारे कश्मीर से आए हुए हैं उनको खूब बखूबी पता होगा कि इनकी एक लाइनेज है, लीनेज है, एक लीगेसी है। उसमें इनके पिताश्री जो हैं डॉक्टर मोहन राय साहब, वो सब आप जानते हैं। उनके लिए मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं उनके लिए बात कर सकूँ। वो क्षमता, वो योग्यता मेरे में नहीं है। और वो एक
उनके दादाजी भी, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि उनके जो दादाजी थे वो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने ज़माने। इन्होंने उसी गहनता से, उसी दर्शन से और उसी चिंतन से, जैसे अभी नीरज जी ने अभी यहाँ इनकी कविता सुनाई, तो आपको पता ही लग गया होगा, और वैसे भी जग जाहिर है, लिखते आ रहे हैं कई सालों से, और कई अवार्ड और बहुत सारे रिवॉर्ड इनके जोली में आए हैं। तो वो दर्शन और वो चिंतन जिसकी लीगेसी से ये आए हैं लेके, वो इन्होंने कायम रखा है। ये मुझे इनका एक बहुत, इनकी कविताओं में वो चीज़ नज़र आ गई, और मैंने भी उसमें, मुझे भी काम करते करते मुझे भी लगा कि इसमें एक मैचिंग वो पैरामीटर्स होने चाहिए। मैं आपको एक और बात इनकी बताता हूँ, जो इनकी छोटी कविताएं 4, 5, 6 लाइनों की, लंबी कविताओं का अनुवाद करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जो छोटी कविताएं थी इनकी, उनमें मुझे बहुत परिश्रम लगा, और उनका जो सार, उनका जो एथॉस, उनका जो पूरा भाव निकाल के वो ट्रांसलिटरेट करना, वो मुझे उसमें काफ़ी परिश्रम लगा, और वो मुझे तब समझ में आ गया कि कैसे सृजनता कैसे होती है। वो लिखते तो हम भी हैं थोड़ी छोटी मोटी लेवल पे, लेकिन डॉक्टर साहब की जो इनकी गहराई है इनके शब्दों में, और ख़ासकर कश्मीर के हवाले से, और बहुत ही मतलब उसको जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, हमारा जो मातृभूमि है वो कहीं दूर है, लेकिन ये हमें उधर की सैर करा के वहीं पे फिर हम स्थिर हो जाते हैं उसी वितस्ता के किनारे, और उसी चिनार की हवा खाते हैं वहीं। ये मेरे को तो ऐसा लगा जब मैंने इनकी कविताएं पढ़ी, क्योंकि मैं वहाँ रहा भी हूँ, और ये फिर मुझे वहाँ लेके गए ट्रांसपोर्ट करके। तो बहुत बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए, थैंक यू। जो पुस्तक के पीछे छुपा हुआ लेखक है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। डॉक्टर उपेंद्र रैना, आइए। मैं अपने पुस्तक में से, इसमें हैं 2-3 कविताएं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं अब कश्मीर निर्वासन पर बात बहुत हुई, और नीरज शर्मा जी ने मेरी 2 कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। वास्तव में सोशल मीडिया पर जब ये दोनों कविताएं आई थी तो बहुत पसंद की गर्दी, इसमें हज़ारों में बहुत व्यूवरशिप आ गई थी उनके उस वीडियो की, बहुत पसंद कर दी गई थी। और क्योंकि 19 जनवरी जो है कश्मीर निर्वासन दिवस होता है, बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे भारतवर्ष की वो, कि हमने कश्मीर खो दिया है। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है। जो हमारी जो वहाँ पर जो हमारा अस्तित्व है वहाँ पर ख़त्म हो गया। इस रूप में हम केवल घरों से नहीं उजड़े, हमारे घर नहीं छूटे, ज़मीन नहीं छूटी, बल्कि हमारी संस्कृति खत्म हो गई। हमारी वास्तविकता, जो हमारे रहन सहन वहाँ पर, हमारी रीति रिवाज, हमारा संगीत, हमारे शब्द, हमारे अर्थ, सब कुछ नष्ट हो गया। और वास्तव में बात सही है कि केवल नरसंहार ही नहीं हुआ, बल्कि हमारी संस्कृति का संहार हो गया, समाप्त हो गया। सब कुछ भटक रहे हैं हम इधर उधर। वो सब कुछ लेखन के माध्यम से आप मित्रों के समक्ष आ रहा है, और उम्मीद है कि जो कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं वो भी बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेंगे, वो भी लिखेंगे, इस त्रासदी को समझेंगे कि वास्तव में लेखन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से किस तरह से हमें इस बात को जीवित रखना है। जब तक कि इस त्रासदी का कोई समाधान नहीं निकलता, इसको नोटिस में नहीं लिया जाता। जितनी भी सरकारें आ गई हैं उन्होंने उसको बहुत ही हल्के फुल्के में ले लिया। इसकी गंभीरता तक नहीं गए वे। अगर गए होते तो हो सकता है ये जो बहुत बड़ी विडंबना हमारे जीवन में, पूरे समाज में आज है, वो नहीं होती। खैर,
इसमें अकेला मैं या आप नहीं कर सकते हैं, जब तक कि पूरा जो साहित्य की चेतना है, जो साहित्य में जो आना चाहिए, उसको जो उसमें परिपक्वता के साथ उस बात को उजागर नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई समाधान नहीं। साहित्य का भी अपना उसकी भी अपनी एक शक्ति होती है, शब्दों में शक्ति होती है, उसके अभिव्यक्ति में शक्ति होती है। जब तक कि हम उसको उसमें नहीं लाते हैं, उसमें दर्ज नहीं करते हैं, तब तक मुझे लग रहा है कि संभव नहीं हो पाएगा। खैर, बात तो बहुत लंबी है, अगर हम घंटों बात इस पर करेंगे तो समाधान कितना निकलता है, हम कितना इसको उस मानवीय स्तर पर, संवेदनात्मक स्तर पर हम कितना इसको आत्मसात कर लेते हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। मैं आपके सामने दो तीन छोटी छोटी कविताएं रखता हूँ। एक का शीर्षक है, बहुत ही छोटी कविता है, शून्य तापमान। शहर अचानक जब कुछ हादसों में तब्दील हो जाता है, शहर अचानक जब कुछ हादसों में तब्दील हो जाता है, संसद का तापमान बदल जाता है। राजपथ और जनपथ जहां एक दूसरे को काट कर गुजरते हैं, वहां का तापमान है शून्य। यह अब देखिए, जीवन में केवल हम पैदल चलते हैं वही यात्रा नहीं होती, अपने भीतर भी, अपने अंतरंग में भी कई यात्राएं होती हैं, संबंधों की यात्राएं होती है, मनुष्य के कई स्तरों पर मानसिक रूप से भी कई यात्राएं होती है। यात्रा एक मेरी खामोशी का अर्थ, यदि तुम मेरी भीतर की यात्रा मान लेती हो तो तुम जरूर बता सकती हो कि कहाँ पर खत्म होती है तुम्हारी वो यात्रा और कहाँ से शुरू होता हूं मैं। यात्रा 2। तुमने ये कैसे निश्चित कर लिया कि मेरे भीतर तुम यात्रा कर रही हो? तुमने ये कैसे निश्चित कर लिया कि तुम मेरे भीतर यात्रा कर रही हो? तुम जब भी आई थी मेरे पास, मैं निर्वसन था, निशब्द था, मैं मौन था। यात्रा 3। तुम नदी के भीतर यात्रा कर रही हो और नदी मेरे भीतर। नदी और मैं और तुम सभी शामिल हैं अपनी अपनी यात्रा में। नदी मेरी यात्रा है और मैं तुम दोनों की। आखिर इसका आरंभ और अंत कहाँ है? कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, प्रतिष्ठित साहित्यकार और हिंदी अकादमी दिल्ली के पूर्व सचिव डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट को कि कृपया आए और अपने विचार हम सभी से साझा करें। आइए डॉक्टर बिष्ट। ये मेरा सौभाग्य है कि आज जीवन में बहुत सारी किताबों का विमोचन किया, उसमें शामिल हुए, लेकिन अच्छा तब लगता है जब अपने मित्र की किताब का विमोचन खुद करना पड़ता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए उपेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि उपेंद्र जी के जीवन का एक दस्तावेज बन चुका है और ये एक धरोहर है जिसे आपको संभाल के रखना है और अपनी आगे की पीढ़ी के लिए कि हमारे पास हमारे ऐसा ही पूर्वज था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सिन्हा साहब को। बहुत मेहनत की है, बहुत कम शब्दों में ही कहा जाए कि सचमुच में उन्होंने पूरी तल्लीनता से, गंभीरता से इस किताब को तैयार किया है। नहीं तो सतही चीज़ें रखी जा सकती थी और उनको पब्लिश कर दिया जाता है और तो उसमें किताब छप जाती है, लेकिन इसमें सचमुच में लग रहा है कि एक मेहनत की है। मैंने अपने मित्र के बारे में जो कुछ कहना था इस किताब में कह दिया। इतना कह दिया कि जो तुम्हारा चिनार है वो मेरे कद से कहीं ऊंचा है। मैं एक कविता सिर्फ पढ़ूंगा और 2 शब्द फिर कहूंगा। पहले मैं कविता सुनाता हूँ। चिनार, तुम्हें अपने साथ उगते देखा है। चिनार, बचपन से तुम्हें
अपने साथ उगते देखा है। चिनार, बचपन से तुम्हें अपने साथ उगते देखा है, सौंपता रहा तुम्हें अपना हर एक वसंत, और मैं खुद झरता रहा पात पात। चिनार, तुम महज पात्र नहीं हो। चिनार, तुम महज पात्र नहीं हो दादी माँ की कहानियों के, बल्कि तुम साक्षी भी रहे हो हर बदलते मौसम के, हर खिड़की द्वार के, देहरी आंगन के, रिश्तों के, खुशबू के, वितस्ता के, प्रवाह के। क्या उत्तर दूं मैं अपने पूर्वजों को, क्या उत्तर दूं मैं अपने पूर्वजों को, उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने अपने तपोबल से सौंप दिया था तुम्हें मेरे अंतरंग को। चिनार, आज हम दोनों के जिस्म लहूलुहान हैं। चिनार, आज हम दोनों के जिस्म हैं लहूलुहान, क्योंकि तुम बन गए हो आदमखोर, और मुझे अपने भीतर से आना पड़ा बहुत दूर, मगर कहीं पर आकर भी खत्म नहीं होती वह सीमा जहाँ से तुम्हें अपने से अलग देख सकूं। एक खूबसूरत कविता के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं यह है बड़ा संक्रांति का दौर है। इस दौर में कविता की हमारे यहाँ बड़ी लंबी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है और समृद्ध परंपरा रही है। लेकिन जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा यदि कविता लिखी जा रही है, और जो कविताओं की मात्रा बढ़ रही है, मुझ जैसे एक साधारण पाठक को संदेह होता है कि ये कविता है भी या नहीं है। कविताओं का इतना, और जब से सोशल मीडिया आया है, फेसबुक आया है, व्हाट्सएप आया है, तब से तो इसकी इतनी भरमार हो गई है, आप कविता है भी या नहीं, उस कविता जो आपके सामने शब्द जो दर्ज हैं उस पर नहीं, अपने पर खुद पर ये अविश्वास होने लगता है यार कविता की तमीज़ है भी या नहीं। ये स्थितियां हैं। लेकिन इसमें उपेंद्र जितनी भी कविताएं शामिल हैं, सचमुच में उनके मन की, अंतर्मन की गहराइयों से निकली हुई कविताएं हैं। कविता सिर्फ वो नहीं है कि जो शब्द हमने उकेर दिए हैं उनको अभिव्यक्त यहाँ पर कर दिया। कविता वो है जो शब्दों से परे होती है। और ये कविता मुझे इसलिए पसंद आई, इसमें जो चिनार है, ये वक्त चिनार की हथेलियों की रेखाओं को चूमने का था, जबकि ये रेखाएं चीख रही। तो मैं अधिक न कह के अपने मित्र को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो उन्हें सताई हों और ऐसी अच्छी कविताएं लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हरिसुमन मिश्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी भाषा में जो रत्न प्रस्तुत किए, निश्चित रूप से वो बहुमूल्य हैं। पुस्तक पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित साहित्यकार, नाट्य कला समीक्षक और हिंदी अकादमी दिल्ली के पूर्व सचिव डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी, जो संप्रति सीनियर फेलो प्रोफेसर संवर्ग, नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय में हैं। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं, डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी से वो आए और कृपया मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं। मैं इस बीच अनेक यात्राओं में था, बहुत तरह के काम थे, बावजूद इसके प्रयत्न किया कि इस किताब को पढ़ सकूं, और पढ़ पाया, और यथासंभव मैंने इसको समझने की चेष्टा भी की। इस पर बात करने से पहले सिर्फ 2-4 बातें इनसे हमारे संबंध और संपर्क की। मेरे विद्यार्थी जीवन में
जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में था, वहाँ शोध कर रहा था, पीएचडी। ये बात 92-93 की होगी। तो अक्सर मैं आकाशवाणी भवन आता था और इनके पिताजी श्री मोहन निराश जी का बड़ा स्नेह मुझे मिला। तो विदेश प्रसारण सेवा के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए होंगे, वार्ताएं प्रसारित हुई और कई लोगों से साक्षात्कार लिए, जिसमें हमारे अध्यापक डॉक्टर नामूर सिंह से एक लंबी बातचीत भी शामिल है, जो 3 किस्तों में प्रसारित हुआ था। तो उनका बड़ा स्नेह रहा मुझ पर, और बाद के दिनों में उपेंद्र जी से मिलना जुलना उसी आकाशवाणी परिसर में सीढ़ियों पर हंसते मुस्कुराते अक्सर मिलते थे। और इन्होंने भी कई दफ़ा अनेक कार्यक्रमों से जोड़ा और लगातार परेशान करते रहे कि भाई आना है आपको, और ये वो। एक रंगकर्मी, रंग निर्देशक, अभिनेता, इतने अच्छे विस्थापन और निर्वासन के इतने अच्छे कवि हिंदी में उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, और हिंदी में पूरे देश में कविताएं लिखी जाती हैं, हर जगह मिलेंगे लोग आपको। ये त्रासद अनुभव है इनकी कविताओं से गुजरना। आप एक भयानक हलचल से गुजरते हैं। इनकी कविताएं आपको संतोष नहीं लेने देती, बार बार चीखती हैं और हमको किसी भूमिका के लिए तैयार करती हैं। और वो कविताएं कहती हैं कि तटस्थ होगी तो तुम अपराधी कहे जाओगे, आवाज दो। बहुत विलक्षण चीज है ये, इनको लगातार लिखना चाहिए। इसी तरह से कहानियां इतनी लिखी और लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगातार आयोजन कर रहे हैं, एक से एक अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यूज, उनसे बातचीत और विभिन्न विषयों पर काम करना। आकाशवाणी में रहते हुए जो इन्होंने काम किया वो अपने आप में वो एक कीर्ति स्तंभ है। तो इतनी सारी विलक्षणताएं, इतना सारा काम, इतना सारा बहुवैविध्य जीवन में ऐसे विलक्षण व्यक्ति को, अपने अग्रज को मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। वे प्रणम्य हैं, उनकी मेधा प्रणम्य है, और इस मौके पर उनसे आग्रह करता हूँ कि आने वाले वर्षों में वो लगातार काम करें। 4 ही दिन सही, लेकिन 4 दिन में भी अच्छे काम होंगे। आप काम करें और आपकी जो चुनिंदा चीज़ें होंगी, जो लिखेंगे पढ़ेंगे, हम लोग हैं उसको बाहर ले आने वाले। कौन प्रकाशक है जो किताब नहीं छापता, नहीं छापेगा? कौन लेखक है जो उस पर बात नहीं करेगा? लेकिन आप लाएं तो वो काम करते रहें, लगातार काम करते रहें, अपने पुरखों की जो यश परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं और हम सबको समृद्ध करते रहें। एक बात विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुस्तक के अंत में जो योगेश त्रिपाठी ने इनकी कविताओं का जो नाट्य रूपांतरण किया है, जाहिर सारी कविताएं ही हैं, इनको संवादों में बांधा है और अलग अलग पात्रों के माध्यम से वही विस्थापन की पीड़ा, निर्वासन की पीड़ा, तकलीफ़ें, हम कब लौटेंगे, हम क्या करेंगे, कब तक अकेले रहेंगे, वो जो संताप है उसको जो व्यक्त किया है वो भी अद्भुत अनुभव है। पढ़ने के स्तर पर हर पाठक को वो पढ़ना चाहिए जो प्रयोग योगेश ने किया है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के माध्यम से किशोर सिन्हा ने स्तुत्य प्रयत्न किया है, बहुत सुंदर काम किया है कि हमारे समय के एक सर्जक को उसकी पूरी विविधता के साथ आपके सामने रखा जाए और स्वयं उस सर्जक में
ये बेचैनी पैदा की जाए कि वो अपने को चुका हुआ महसूस न करे, आगे भी काम करे और उसकी यात्रा अनवरत जारी रहे। केवल कविता में यात्रा लिखना न हो, यात्राओं में कविताएं लिखना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। हमारे बीच एक बहुत विशेष अतिथि मौजूद हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, प्रतिष्ठित साहित्यकार, रंगकर्मी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो कृपया अपना अध्यक्षीय भाषण दें। आइए डॉक्टर साहब। परम आदरणीय उपेंद्र नाथ रैना जी, जो कि आज की उत्सव मूर्ति हैं, ज्योतिष जोशी जी, किशोर सिन्हा जी, आदरणीय बिष्ट जी, आदरणीय टिक्कू जी, नीरज जी और यहाँ बैठे हुए सभी सुधी देवियों सज्जनों। लगभग 1.25 घंटे से हम सब लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आ गई, इसलिए मुझे लगता है कि अब मेरे लिए शायद अब कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि मैं ब्लर्ब पढूं। तो ब्लर्ब पढ़ने पे एक बहुत अच्छी बात आई। अगर मुझे इस किताब का शीर्षक देना होता तो मैं इस किताब का शीर्षक देता काश्मीरी दुशाले पर टंगा चिनार का पत्ता। क्योंकि इस किताब में कहीं भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी तरह कश्मीर है, ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे से लेकर पीछे तक। शीर्षक में क्यों कृपणता कर दी जाए, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये शीर्षक इस किताब का होता तो कितना काव्यात्मक होता। बहुआयामी सर्जक व्यक्ति, तो इस तरह की जब किताबें लिखी जाती हैं तो तब लिखी जाती हैं जब ये मान लिया जाता है कि अब इनकी सृजनशीलता समाप्त हो गई, अब इनकी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जोड़ लिया जाए और एक इस तरह का कोई वॉल्यूम निकाल दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो उपेंद्र नाथ रैना जी में बहुत कुछ बचा है। शायद जितना इस किताब में है उससे दुगना अभी बचा है, इसलिए इसका ये पहला खंड माना जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कोरोना के दौरान अपनी रचनात्मकता को एक नया आयाम देते हुए लगभग 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा फेसबुक लाइव लोगों के साथ किए, तो समझ में आया कि कितना बचा है इस व्यक्ति के पास। और अब तो ऐसा नहीं है कि 70 के आसपास हो गए तो 4 ही दिन बचे हैं, अभी काफ़ी दिन बचे हैं, अभी और 70। और अगर भाभी जी इजाज़त दें तो शायद उपेंद्र नाथ जी एक उपन्यास भी लिख दें। तो इसके लिए हमें सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्योंकि अब उनके जो उनकी रचनात्मकता है, उनकी सर्जना है, उसमें तो शायद एक ऐसा उपन्यास निकले जिसमें विस्थापन की विभीषिका, विस्थापन का दर्द तो हो, उसके साथ पुनर्स्थापन, नवनिर्माण की आशाएं भी हो। हमेशा कांटे ही चुभाना जरूरी नहीं। आपने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, फूल की परिभाषा यही है कि वो आदमी को लोहा होने से बचाती है। तो हमें लोहा होने से भी बचाना है, क्योंकि मेरे हिस्से में सिर्फ कांटे आए हैं, मेरे हिस्से में सिर्फ दर्द आया है, इसलिए मैं आपके हिस्से में भी वो सारा दर्द, वो सारे कांटे उड़ेल दूं। ये तो रचनात्मकता का काम नहीं, रचनाकार का काम नहीं। रचनाकार का काम है उस सारे दर्द को पीते हुए उसमें से मैं कैसे नवनिर्माण कर सकता हूँ, मैं कैसे नई आशा की किरण जगा सकता हूँ। 92 में जब आप यहाँ आए तब आपकी उम्र क्या होगी, और आज 92 से हम 2022 में आ गए, तो ये भी तो 30 साल का अंतराल है, ये भी तो पुनर्निर्माण का कारण है। इसने भी तो आपको बहुत कुछ दिया है, और ये जो बहुत कुछ दिया है, क्या वो समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश नहीं होगा? और आप नहीं लिखेंगे तो हम हमारे नैरेटिव को कैसे आगे बढ़ाएंगे?
और आप ही क्यों लिखें, आप में से जो व्यक्ति भी जिसको जरा भी लगता है कि मैं कुछ रचनात्मकता कर सकता हूँ, कोई चीज़ लिख सकता हूँ, तो मुझे वो लिखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें हमारा नैरेटिव प्रस्तुत करना होगा, भारत का नैरेटिव प्रस्तुत करना होगा, इस देश का नैरेटिव प्रस्तुत करना होगा, इस संस्कृति का, इस समाज का नैरेटिव प्रस्तुत करना होगा। तब आपकी मदद करने कोई अमेरिका, चीन, जापान, रूस नहीं आएगा। जो नैरेटिव आप एस्टेब्लिश करेंगे वही नैरेटिव आगे जाने वाला है। इसलिए हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं तो चाहता हूं कि जैसा रैना जी ने काम किया है वो हम सबके लिए प्रेरणा का काम है, प्रेरणा देता है कि आप कर सकते हैं तो आपका कुछ अंश, दशमांश ही सही, हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए। तो हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और पूर्णता को प्राप्त करें, और उस सब में हम सब भी आपके इस सफ़र के सहभागी बने। आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत